हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPS 2 इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी एंड प्रॉब्लम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, critically examine the role of technology in the evolution of the international system. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टेक्नोलॉजी ने इंटरनेशनल सिस्टम के विकास को कैसे शेप किया है। हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे डिस्कस करना है, हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देने हैं और दिखाना है कि टेक्नोलॉजी ने पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी को कैसे बदला। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है प्रोज एंड कॉन्स दोनों कवर करना। आंसर। इंट्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी हमेशा से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करने वाली एक पावरफुल फोर्स रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर डिजिटल एज तक नए इन्वेंशंस ने वॉर, ट्रेड, कम्युनिकेशन और गवर्नेंस के तरीके बदल दिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के थियरीज जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी पावर, इंटरडिपेंडेंस और नॉर्म्स बनाने में की फैक्टर है। इस आंसर में हम क्रिटिकली देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे बनाया और बिगाड़ा। मेन बॉडी। 1. टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर। हिस्ट्री में हमेशा मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने पावर बैलेंस को डिसाइड किया। गन पाउडर, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर वेपन्स ने सिक्योरिटी की डायनामिक्स बदल दी। 1945 के बाद न्यूक्लियर एज ने एक तरफ डिटेरेंस दी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, पर दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन का खतरा भी बढ़ गया। आज के टाइम में साइबर वॉरफेयर, ड्रोन्स और AI वेपन्स नए स्ट्रैटेजिक टूल्स बन गए हैं। एस्टोनिया 2007 और यूक्रेन पर साइबर अटैक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब टेक्नोलॉजी एक तरफ सिक्योरिटी देती है और दूसरी तरफ नए थ्रेट्स भी लाती है। 2. टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इकोनॉमीज इंटीग्रेट होने लगी, मास प्रोडक्शन और ट्रेड इजी हो गया। कंटेनराइजेशन और ट्रांसपोर्ट ने ग्लोबल मार्केट्स कनेक्ट कर दिए। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT ने ग्लोबलाइजेशन को स्पीड दी, सप्लाई चेन्स, ट्रेड और फाइनेंस ग्लोबल लेवल पर इंटीग्रेटेड हो गए। Amazon, गूगल और फाइनटेक सिस्टम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इकोनॉमिक डोमिनेंस दिखाते हैं। लेकिन डिजिटल डिवाइड की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज पीछे रह जाती है। एग्जाम्पल, अफ्रीका और वेस्ट के बीच का डिजिटल गैप इनइक्वालिटी का प्रूफ है। 3. टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन। आज डिप्लोमेसी इंस्टेंट कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया से चलती है। लीडर्स डायरेक्टली ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचते हैं। डिजिटल डिप्लोमेसी जैसे इंडिया का सोशल मीडिया आउटरीच या US की ट्विटर डिप्लोमेसी ने रिलेशंस का स्टाइल चेंज कर दिया। लेकिन फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और साइबर मैनिपुलेशन जैसे रशिया के 2016 US इलेक्शन इंटरफेरेंस एलिगेशंस इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। 4. टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डेटा शेयरिंग, पीस कीपिंग और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। UN सैटेलाइट से कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमेट चेंज मॉनिटर करता है। IAEA न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। कोविड-19 वैक्सीन्स और जीनोमिक सीक्वेंसिंग ने ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस दिखाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि AI, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक जैसी चीजें इतनी फास्ट ग्रो करती हैं कि उनके लिए ग्लोबल लॉज बनाना मुश्किल हो जाता है। कंक्लूजन। टेक्नोलॉजी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है जो इंटरनेशनल सिस्टम को शेप करती रही है। यह मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिप्लोमेसी को बूस्ट करती है, पर इनइक्वालिटी और इनसिक्योरिटी भी क्रिएट करती है। फ्यूचर में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे नए टेक्नोलॉजीज और ज्यादा रोल प्ले करेंगे। चैलेंज ये है कि स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस इससे रिस्पॉन्सिबली यूज करें ताकि पीस और फेयर डेवलपमेंट हो सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss and assess the emergence of China as a superpower in world politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि चीन कैसे ग्लोबल सुपरपावर के रूप में उभार रहा है। हमें उसके इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमैटिक राइज के एग्जाम्पल्स देने हैं
और क्रिटिकल असेसमेंट करना है कि क्या वो अभी सच में सुपर पावर है या सिर्फ एक रीजनल जायंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 21st सेंचुरी में चीन का राइज वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इवेंट है। डेंग सियाओपिंग के रिफॉर्म्स के बाद चीन ने इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में तेजी से प्रोग्रेस की है। आज उसे एक ग्लोबल सुपर पावर के कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन डिबेट यह है कि क्या वो सच में एक सुपर पावर बन गया है या अभी उसकी जर्नी अधूरी है। इस आंसर में हम चीन के राइज के फैक्टर्स और उसकी लिमिटेशंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। 1970 के रिफॉर्म्स के बाद चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन है और सप्लाई चेन में डीप इंटीग्रेट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) जैसी इनिशिएटिव्स ने उसकी फाइनेंशियल पावर को और स्ट्रांग किया। WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस में भी चीन की बड़ी रोल है। 2. मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस। चाइना ने अपने PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मॉडर्नाइज किया है, खासकर नेवी और मिसाइल सिस्टम्स। न्यूक्लियर पावर होने के साथ उसके पास एडवांस वेपन्स और डिटेरेंस कैपेसिटी है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स उसकी रीजनल डोमिनेंस की एम्बिशन दिखाते हैं। साइबर और स्पेस पावर के फील्ड में भी चीन अपनी कैपेबिलिटी दिखाता है। 3. पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट। UNSC का परमानेंट मेंबर होने के कारण चीन के पास वीटो पावर है। ब्रिक्स, SCO और BRI के थ्रू उसने अपना डिप्लोमैटिक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया है। कल्चरल डिप्लोमेसी और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर को प्रमोट करता है। ग्लोबल मीडिया प्रेजेंस भी चीन को एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव देने में मदद करता है। 4. चैलेंजेस और लिमिटेशंस इन बिकमिंग अ सुपर पावर। चीन के अंदर इनइक्वालिटी, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स और एजिंग पॉपुलेशन जैसे इंटरनल इश्यूज है। इंटरनेशनल लेवल पर साउथ चाइना सी और ह्यूमन राइट्स इश्यूज की वजह से चीन को सस्पिशन के साथ देखा जाता है। US चाइना राइवलरी भी एक बड़ी लिमिटेशन है। US चीन को अपना मेन कंपेटिटर मानती है। सुपर पावर स्टेटस के लिए सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, जो अभी चीन के लिए एक चैलेंज है। कंक्लूजन। चाइना का राइज ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ड्रास्टिकली चेंज किया है। उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर उसे एक पोटेंशियल सुपर पावर बनाती है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर चाइना कोऑपरेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने में सक्सेसफुल होता है, तभी वो फुल फ्लेज सुपर पावर बन पाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe the evolution of the nuclear non-proliferation regime. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम का डेवलपमेंट बताना है। मतलब हमें यह समझना है कि कैसे अलग अलग ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IAEA और एग्रीमेंट्स जैसे NPT और CTBT बनाए गए। साथ ही चैलेंजेस जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम का मतलब है वो ग्लोबल सिस्टम जो न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकने और न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। ये एक मिक्स है ट्रीटीज, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस का जो वर्ल्ड वॉर II के बाद से इवॉल्व हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है NPT, CTBT और IAEA का रोल। ये रेजीम एक तरफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है और दूसरी तरफ स्टेट्स को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पीसफुली यूज करने की परमिशन देता है। मेन बॉडी। 1. अर्ली डेवलपमेंट्स और शुरुआत 1945 to 1960। हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब के बाद सबको न्यूक्लियर वेपन्स की डेंजर समझ आई। US ने 1946 में बरूच प्लान प्रपोज किया था, लेकिन USSR के ऑपोजिशन के वजह से वो फेल हो गया। कोल्ड वॉर के टाइम US और USSR के बीच आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई, जिसमें प्रोलिफरेशन का खतरा और बढ़ गया। 1957 में IAEA बनाया गया जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करता है और सेफगार्ड्स लगाता है ताकि वेपन्स बनाने में मिसयूज ना हो। 2. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968 1968 में साइन हुआ और 1970 में एनफोर्स हुआ। ये रेजीम का बैकबोन माना जाता है। इसने स्टेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स NWS और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स NNWS। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। NNWS ने न्यूक्लियर वेपन्स न बनाने का कमिटमेंट किया।
NWS ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न करने का वादा किया। सब स्टेट्स को पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया गया अंडर IAEA सेफगार्ड्स। NWS ने डिसआर्मामेंट की तरफ कमिटमेंट शो की। इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने NPT ज्वाइन नहीं किया और बाद में नॉर्थ कोरिया विथड्रॉ कर गया। 3. सेफगार्ड्स, ट्रीटीज और रीजनल नॉर्म्स 1970 to 1990 IAEA सेफगार्ड्स। इराक के सीक्रेट प्रोग्राम के बाद सेफगार्ड्स और स्ट्रांग बनाए गए। एडिशनल प्रोटोकॉल लाया गया ताकि इंस्पेक्शंस और स्ट्रांग हो। रीजनल ट्रीटीज, लैटिन अमेरिका और साउथ पैसिफिक में न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स बनाए गए। CTBT 1996 सब न्यूक्लियर टेस्ट्स को बैन करता है, लेकिन अभी तक एनफोर्स नहीं हुआ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स ने रैटिफाई नहीं किया। स्टार्ट ट्रीटीज, US और USSR, रशिया के बीच आर्म्स रिडक्शन के एग्रीमेंट्स हुए जो रेजीम को स्ट्रेंथन करते हैं। 4. चैलेंजेस और करंट इश्यूज 2000 टू प्रेजेंट। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, इन्होंने NPT ज्वाइन नहीं किया और अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। नॉर्थ कोरिया पहले NPT मेंबर था लेकिन 2003 में विड्रॉ करके न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। ईरान इशू, ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम पर कंट्रोवर्सी हुई। 2015 का JCPOA एक इंपॉर्टेंट डील था लेकिन बाद में वीक हो गया। न्यूक्लियर टेररिज्म, अब चैलेंज ये भी है कि न्यूक्लियर मटेरियल टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ ना लगे। रेजीम के कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन फिर भी इसने प्रोलिफरेशन को काफी हद तक कंट्रोल किया है। कंक्लूजन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुआ। NPT इसका बेस है, लेकिन चैलेंजेस जैसे नॉन सिग्नेटरीज और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इसके सामने बड़ी रुकावट है। फिर भी यह रेजीम सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इसने न्यूक्लियर स्टेट्स की गिनती लिमिटेड रखी और पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया। आने वाले टाइम में कंप्लायंस और नए थ्रेट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Describe the functions and role of the International Bank of Reconstruction and Development, IBRD. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें IBRD के बारे में लिखना है, ये क्या है, इसके मेन फंक्शंस क्या है और इसका रोल वर्ल्ड इकोनॉमी और डेवलपमेंट में कैसा है। हमें इसका ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स, काम करने का तरीका और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंस समझाकर बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF के साथ बनाया गया था। पहले इसका काम यूरोप और जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिकंस्ट्रक्ट करना था, लेकिन बाद में इसका फोकस डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करना हो गया। आज IBRD पॉवर्टी कम करने, लोन्स देने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करता है। इस आंसर में हम इसके फंक्शंस, रोल और सिग्निफिकेंस समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स। 1944 में एस्टेब्लिश हुआ और वर्ल्ड वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए उस किया गया। शुरू में यूरोप और जापान को सपोर्ट किया, बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया। ऑब्जेक्टिव्स: इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना। 2. कोर फंक्शंस ऑफ IBRDA: फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन्स और क्रेडिट। लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम और कुछ लो इनकम कंट्रीज को। लोन्स कंसेशनल और नॉन कंसेशनल दोनों होते हैं। एग्जाम्पल: इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, डैम्स और पावर प्लांट्स। बी. पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट: गवर्नमेंट्स को फिस्कल स्टेबिलिटी, ट्रेड लिबरलाइजेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए पॉलिसी एडवाइस देता है। हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे सेक्टर्स में टेक्निकल गाइडेंस देता है। सी. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना: लोन गारंटी और रिस्क कम करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। इससे डेवलपिंग कंट्रीज में FDI इंक्रीज होता है। 3. रोल ऑफ IBRD इन ग्लोबल डेवलपमेंट। ए. रिकंस्ट्रक्शन रोल: वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप और जापान की इकोनॉमी को रिवाइव किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दोबारा खड़ा करने में हेल्प की। बी. डेवलपमेंट रोल: पॉवर्टी कम करना, लिटरेसी बढ़ाना और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना। एग्जाम्पल: ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और एजुकेशन प्रोग्राम्स। सी. क्राइसिस मैनेजमेंट: ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इमरजेंसी लोन्स दिए।
एग्जाम्पल 1997 ईस्ट एशियन क्राइसिस और कोविड-19 सपोर्ट 2020-21 में। 4. क्रिटिसिज्म्स एंड चैलेंजेस। कंडीशनैलिटीज। लोन्स के साथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस आती है जो कभी कभी सॉवरेंटी को अफेक्ट करती है। अनइक्वल वोटिंग पावर। कैपिटल शेयर के बेसिस पर डेवलप्ड नेशंस, स्पेशली यूएसए, का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। डेट डिपेंडेंसी। डेवलपिंग कंट्रीज बाबा बोरो करके डेट ट्रैप में फंस जाती है। एनवायरमेंट इश्यूज। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ने एनवायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। 5. कंटेम्पररी रोल एंड फ्यूचर रेलेवेंस। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) अचीव करने में हेल्प करता है। क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करता है। पैंडेमिक, रेफ्यूजी क्राइसिस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे नए चैलेंजेस को भी एड्रेस करता है। आज आईबीआरडी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक नॉलेज हब भी बन चुका है। कंक्लूजन। आईबीआरडी ने इकोनॉमीज को रीबिल्ड करने, डेवलपमेंट प्रमोट करने और ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कंडीशनैलिटीज और पावर इम्बैलेंस जैसे इश्यूज के बावजूद इसका कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आईबीआरडी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जो इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Examine the linkages between foreign direct investment, FDI, and portfolio investment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाकर उनके बीच का कनेक्शन एक्सप्लेन करना है। हमें दोनों के डिफरेंस, फायदे, रिस्क्स और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उनके रोल्स को डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों हाई इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो के मेजर फॉर्म्स हैं। एफडीआई का मतलब है किसी दूसरे देश में बिजनेस ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करना या एसेट्स एक्वायर करना, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना। दोनों ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके लिंकेजेस बताते हैं कि एक देश ग्लोबल कैपिटल को कैसे अट्रैक्ट करता है और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करता है। मेन बॉडी। 1. एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को समझना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) लॉन्ग टर्म होता है और बिजनेस ऑपरेशंस या प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनाता है। एग्जाम्पल, टोयोटा ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। इसमें टेक्नोलॉजी, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट भी आते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होता है और मेनली शेयर्स, बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में होता है। एग्जाम्पल, एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे। इसमें मैनेजरियल कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ कैपिटल इनफ्लो होता है। की डिफरेंस। एफडीआई ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्टिव होता है, जबकि पोर्टफोलियो ज्यादा वोलेटाइल और शॉर्ट टर्म होता है। 2. एफडीआई और पोर्टफोलियो के लिंकेजेस। दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रोल। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद दोनों फ्लोज एक साथ बढ़े। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अगर एफडीआई आता है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, 1991 रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में एफडीआई और पोर्टफोलियो दोनों का इनफ्लो बढ़ गया। रिस्क ट्रांसमिशन। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा वोलेटाइल होता है और जब वो निकलता है तो एफडीआई कॉन्फिडेंस भी इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997। 3. डेवलपिंग कंट्रीज में रोल, इंडिया का केस। एफडीआई कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इंडिया में एफडीआई से ग्रो हुए। पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट्स को लिक्विडिटी और कैपिटल देता है। एग्जाम्पल, इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में एफआईआईएस का मेजर रोल है। चैलेंजेस। पोर्टफोलियो का सडन विड्रॉयल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। एफडीआई स्टेबल होता है बट उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और गवर्नेंस चाहिए। 4. थियोरेटिकल और पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक थियरीज। नियोलिबरल थियरी दोनों को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट मानती है। डिपेंडेंसी थियरी कहती है कि ओवर डिपेंडेंस रिस्की होती है। इंडिया की पॉलिसीज। 1991 रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने दोनों फ्लोज को ओपन किया। ऑटोमेटिक रूट्स फॉर एफडीआई और सेबी रिफॉर्म्स ने इनफ्लो इंक्रीज किया। आज इंडिया दोनों फ्लोज को बैलेंस करता है, स्टेबल एफडीआई और रेगुलेटेड पोर्टफोलियो। कंक्लूजन।
एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों हाई ग्लोबल कैपिटल के इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं। एफडीआई स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और वोलेटाइल होता है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया के लिए जरूरी है कि दोनों का हेल्दी बैलेंस हो ताकि ग्रोथ भी हो और रिस्क्स भी मैनेज किए जा सकें। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।